चलिए मैं ले चलता हूं आप लोगों को कक्षा में। अब स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? क्या स्क्रीन दिख रही है? जी सर। चलिए, तो मनोविज्ञान का प्रश्न चल रहा था हम लोगों का। हम लोग मनोविज्ञान पर चर्चा प्रश्न पर कर रहे थे। तो पहला प्रश्न इसमें है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है किस तरह से? शरीर और गत्यात्मक विकास है, ये संवेगात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, नैतिक विकास, किस तरह का विकास है ये? शरीर और गत्यात्मक विकास। चलिए, शरीर के आकार में जो शारीरिक। वृद्धि होती है, प्रश्न नंबर 58 है। इसका सही है पहला वाला ही, क्योंकि मैं बात कर ले लूं यहां से। चलिए, इसका प्रथम वाला सही है। शरीर और गत्यात्मक विकास सही। दूसरा नंबर है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। इसका शायद हो गया था, शायद हम लोग यहाँ तक कर जन्म चुके से हैं। दो जन्म से दो वर्ष। इसके पहले भी आया था, इसको तो हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं और आगे हम लोग को आना चाहिए। तो एक मिनट, ये भी हुआ था। चलिए यहीं से देखते हैं। ये कक्षा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, ये भी प्रश्न हुआ था। बता दीजिए, एक बार जवाब दे दीजिए। सहयोग की भावना का। प्रतिद्वंदिता चलिए, की भावना, सहयोग की भावना। यही वाला सही था, बी वाला, यही वाला सही था। तो बच्चों में अगर आपको मध्य अच्छे समझ बनाना तो आपको ये चीजें करना है। आवाज मेरी शायद डबल आ रही है क्या किसी के पास? हेलो, आवाज डबल आ रही है? चलिए, अगला है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है भाई? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण बच्चे का विकास करना। सर्वांगीण करना। प्रियंका जी अपना माइक बंद कर लीजिए। तो प्रियंका जी, ये लग रहा है प्रॉब्लम आपके यहाँ से है, माइक मेरी आवाज डबल आ रही है। चलिए, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बी वाला सही है। बी वाला सही इसका होना चाहिए। बच्चे का सर्वांगीण विकास सही इसका है। और अगला आपका, इसको हुआ है भाई, आगे बढ़ते हैं। भाई सब हुआ है, पहले से हो गया है। चलिए, तो हम एक बार यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 70 से देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? कौन सा ऐसा प्रभाव है जो शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? शिक्षक की योग्यता। और इसका जवाब आपका है, शिक्षक बहुत पढ़ा लिखा हो तो सब कुछ सही रखेगा। आपने कहा शिक्षक की योग्यता, ठीक मान लेते हैं इसको। हमें बहुत लोग बहुत अच्छे डिग्री लेके आए हुए हैं, फिर भी वो, देखिए इसका सही आपका ये वाला है, बी वाला सही है। शिक्षक की विषय
की समझ, योग्यता नहीं निर्भर करती। योग्यता तो बहुत सारी हो सकती है उसके हैं, लेकिन विषय की समझ कैसे उसकी है और उसका मेन चीज उस पर निर्भर करता है, जो उसको प्रभावित करता है विद्यालय में। विषय की समझ कैसी है। योग्यता तो ठीक है, योग्यता डिग्री होती है, लेकिन विषय की समझ अपनी अपनी जगह पर अलग है वो। जी सर। अगला है किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, पढ़ाई के साथ जाना है। तो बीच में क्या भरेंगे आप यहाँ पे? किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, खाली जगह है, पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो वंचित, वंचित, सामूहिक, अंतरालिक, इसमें से कोई नहीं। इसका सही क्या होगा? किसी पठन सामग्री किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, इसका है, इसमें से कोई नहीं। कोई नहीं सर। इसमें से कोई नहीं सही किया हुआ। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। इसका जवाब है कोई नहीं। प्रियंका जी, आपका माइक जो डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ से है, इसका तरीका वही जो बताया मैंने। आप आज जो है क्लास लेने के बाद उसको जो है कि प्रोफाइल में जाइएगा, सबसे नीचे वहां पे लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट का, लॉग आउट करके पूरे ऐप को डिलीट मार दीजिएगा और पुनः जो है उसी नंबर से या दूसरे नंबर से उसको पुनः इंस्टॉल करके चालू करिएगा। तो आपकी ये जो आवाज डबल आ रही समाप्त हो जाएगी, आराम से आप बोल पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। पाठ्यचर्या निर्माण कार्य को माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण कार्य को माना जाता है। क्या माना जाता है? एक नियमी कार्य है, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, ये अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। क्या सही करेंगे? पाठ्यचर्या निर्माण को क्या बोलते हैं? लेसन प्लान जो बनाते हैं हम, उसको हम क्या कह सकते हैं? क्या सही उसमें से है? ये वाला सही। नियमी कार्य मतलब होता है कि ये बहुत कल्याणकारी कार्य है, मतलब उस तरह पूर्ण वाला कार्य है। इसका देखिए बी वाला सही है, बी वाला सही नहीं है, सी वाला सही है। एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, मतलब जो जो इतना अच्छा बना ले जाएगा, इसको विशेषज्ञ रहेगा उसका, उतना अच्छा पाठचर्या निर्माण करेगा वो। तो सी वाला सही इसमें है। अगला आपका इसमें है विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में, व्यक्तिगत रूप से। क्या सही करेंगे इसमें से? भाई प्रशंसा तो करें, कैसे करें उसको? एकांत में करें कि अलग से करें, लोगों को बीच में करें, किस तरह प्रशंसा करें उसकी? लोगों के बीच। चलिए जवाब सही है। उसको प्रशंसा हमें एकांत में, इसे मित्र की प्रशंसा तो एकांत में करनी चाहिए, मित्र की प्रशंसा एकांत में हो। लेकिन हमारे विद्यार्थी जो है उनकी प्रशंसा आपको लोगों को बीच में करेंगे, तभी उसका मनोबल बढ़ेगा वहां से। तो लोगों को बीच में होनी चाहिए प्रशंसा उसके, विद्यार्थी के। अगला है निम्नलिखित में से क्या उस खाते या रेंज में सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड है, एक अंक है, ग्रेड एवं अंक दोनों, इसमें से कोई नहीं। इनमें से क्या उस खाते या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? एक रेंज होती है, कहते हैं यार ए ग्रेड में है, बी ग्रेड में है, सी ग्रेड में है, तो क्या होता है वो? चलिए मैंने बता ही दिया आप लोगों को। इसका ग्रेड है, देखिए होता है कि व्यक्ति का, बालक का, छात्र का जो है कि किस स्तर का है वो, तो उसमें हम ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ई ग्रेड तक देते हैं, डी ग्रेड तक देते हैं बच्चों को, हैं। तो एक रेंज है, मतलब इस स्तर नंबर से इस नंबर तक पाया तो उसका ए ग्रेड है, इस नंबर से इस नंबर तक है कि उसका बी ग्रेड है, ये देते हैं। चलिए ग्रेड होता है वो। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का, खाली जगह है यहाँ देखिए भरना आपको है, हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कितना, मतलब देखिए दो चीजें हैं, श्रव्य और दृश्य सामग्री से जो पढ़ते हैं उसमें से कितने % भाग जो है ग्रहण हमारा मस्तिष्क करता है,
श्रवण और दृश्य सामग्री के द्वारा, तो 60%, 85%, 50%, 95%, क्या सही करेंगे? हाँ, इसका जवाब देखिए 85% आपका है। श्रवण और दृश्य सामग्री का मतलब होता है कि हमारा मस्तिष्क जो होता है, जो कुछ हम सीखते पढ़ते हैं, जो सुनता है और देखता है, अगर दोनों चीजें अगर आप कर रहे हैं, बालक को अपने हाथ में सेब लिया, सेब बालक को दिखाया आपने और उसकी कुछ चीज के बारे में बताया आपने, बालक सुना भी ये सेब है और देखा भी सेब को, तो उस चीज को बढ़िया से ग्रहण करेगा। अगर मात्र आपने बता दिया कि ये चीज ऐसा है, उसके बारे में कुछ दिखाया बताया नहीं बच्चे को, तो उसको याद करना मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। इसलिए ऑडियो और विजुअल दोनों चीजें जब होती हैं, बच्चों का सुनना और समझना या अधिगम तेजी से होता है। 85% जो है, जो अधिगम होता है, दृश्य और श्रवण सामग्री के माध्यम से होता है, अनुसंधान बताते हैं। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? कक्षा में माहौल बनाना, कक्षा में आपको सकारात्मक माहौल बनाना है पढ़ाई का, इसके लिए निश्चयात्मक अनुशासन एक लागू किया जा रहा है वहां पे। भाई इस तरह से आप घूमेंगे नहीं, टहलेंगे नहीं, आवाज नहीं करेंगे, तो क्या करेगा? पढ़ाई के वातावरण बढ़ाएगा, उसको बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, फिर सब कुछ लेना देना नहीं होता है, की जरूरत नहीं होती है। क्या सही करेंगे इसमें? बी वाला। बढ़ावा देता है, चलिए बिल्कुल सही है। कुछ थोड़ा सा अनुशासन जरूरी होता है सकारात्मक, इसका बढ़ावा देता है, यही सही है, बी वाला ही सही है, बढ़ावा देता है। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। तो किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उन्हें अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता क्या होती है भाई? बढ़ जाती है, घट जाती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावी रहती है। मेरे मेरे ऊपर एसडीआई साहब फिजा मतलब कुपित हो गए हैं, तो कहे अब आओ जो बीआरसी में तुमको ये काम करना है, तो मेरी क्षमता बढ़ जाएगी, घटती है। उससे डीबीटी जबरदस्ती भरवाएंगे, मुझे पढ़ाना बच्चों को, मेरी क्षमता बढ़ेगी घटेगी? इसका जवाब है घटेगी। घटेगी। जबरदस्ती कोई काम देंगे क्षमता घटेगी, उसके विरुद्ध कोई काम करवाएंगे क्षमता घटेगी। अब मुझे काम पढ़ाना, स्कूल में कहेंगे जाके गल्ला जाके बांटो, जाके सुई लगवाओ जाकर जो है, तो सुई लगवाने वाला काम मेरा तो है नहीं और ना ही मेरे अनुकूल है वो, तो कहीं न कहीं से मेरी क्षमता वहां प्रभावित होगी, मुझे मेरा मन वहां से उछटेगा और मैं अच्छे काम तरह से काम को नहीं करूंगा, क्षमता घटेगी यहाँ से। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों का मूल्यांकन करना विद्यालय में आपको है, तो विधि कौन सी सबसे उचित यहाँ पे है? रचनात्मक विधि उपयुक्त है, सतत मूल्यांकन उपयुक्त है, कोर्स के अंत में मूल्यांकन उपयुक्त है, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन, मतलब विशेष परीक्षा हमारी छमाही तिमाही होती है, सालाना होती है, क्या वह बढ़िया है या सतत व्यापक मूल्यांकन बढ़िया है? कोर्स के अंत में मूल्यांकन ठीक है, क्या चीज बढ़िया बताइए, इसमें क्या सही करेंगे? रचनात्मक मूल्यांकन। देखिएगा, प्राथमिक में और जूनियर में जिसके लिए हम लोग क्लास ले रहे हैं, वहां पर सीसीई करके आता है कार्ड, सीसीई, उसको हम सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। देखिए बी वाला है ये वाला, इसमें डेली बच्चों का मूल्यांकन होता है, उस पर लिखा जाता है कि बच्चा को ABCD पढ़ना आ गया, बच्चा को जो है लिखना आ गया, बच्चा को ये करना आ गया, और परीक्षा उसमें उस तरह से नहीं होती, परीक्षा नॉर्मली होती है छमाही तिमाही, लेकिन डेली मूल्यांकन उसमें होता है, लेकिन करता कोई नहीं इसको है, बहुत कम लोग अध्यापक होंगे जो ये काम करते हैं बच्चों के बारे में है, लेकिन बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए सभी विद्यालयों में ये सतत व्यापक मूल्यांकन की कॉपी किताब मिली हुई है कि बच्चा कितना सीख लिया इस महीने में, एक हफ्ते में, उसके बारे में वहां नोट करिए, लिखिए। तो परीक्षा में प्रश्न इस तरह से अगर आता है तो आपका सतत मूल्यांकन सही होगा, ये आपके सिलेबस में है, और सीसीई करके कहते हैं अंग्रेजी में इसको, सीसीई। आगे आ जाइए। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता है, निष्ठावान अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी हो। ये सभी। प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम। सारा गुण उसके अंदर होना चाहिए, एक शिक्षक के अंदर ये सारे गुण होना चाहिए।
एक आदर्श जीवन भी बहुत, अब शिक्षक कुछ गलत काम कर जाए कहेंगे अध्यापक होकर ऐसा करता है, अपनी ड्यूटी नहीं करता तो कहेंगे तो बिल्कुल जो है ड्यूटी से लापरवाह हो गया है। पढ़ाने का तरीका तो मान लीजिए 1 घंटा 10 दिन में एक दिन गया, खूब बढ़िया पढ़ाया बच्चों को, क्या बढ़िया टीचर रहेगा वो। आपका मूल्यांकन जो आपने किया कि प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, मान लीजिए अध्यापक बढ़िया पढ़ाता है, लेकिन हफ्ते में 1 ही बार आता है विद्यालय में, खूब बढ़िया पढ़ा के चला जाता है, तो बढ़िया टीचर रहेगा वो? नहीं बढ़िया रहेगा। नहीं। उसकी ड्यूटी भी उसकी ड्यूटी डेली आता हो और उसका सामाजिक जीवन भी बढ़िया हो, बालक पर उस बालक का प्रभाव पड़ता है। बालक अगर विद्यालय में गुटखा पान खा के अध्यापक जा रहा है और पच ज्यादा छुट्टी द्वारा खा के थूक रहा है, बच्चों पर अच्छा प्रभाव डालेगा वो? उसका आदर्श जीवन, उसका पहनावा बिल्कुल जो है कि नचनिया की तरह हो, तो बच्चों पर प्रभाव डालेगा वो? नहीं डालेगा। उसका साफ सफाई नहीं करके जाता हो, बड़े बड़े बाल उसके हो, नहाता धोता नहीं हो, 3-4 दिन बाद स्नान करता हो, तो क्या उसका सही जीवन है? नहीं है। तो सारी चीजें बच्चों पर, मतलब एक तरह से हर चीज बच्चों को प्रभावित करती है अध्यापक की, पढ़ने ओढ़ने से तरीके से, पहनने ओढ़ने के और बोलने चालने के, मतलब सारी चीजें बच्चों को कहीं न कहीं से प्रभावित करती है, सब चीजें हैं। अध्यापक जो है पियक्कड़ हो, स्कूल के आने से पहले 2 सीसी मार के स्कूल जाता हो और वहां जाकर के सोता हो, उल्टा पलटा बोलता हो, बच्चे को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। तो उसका आदर्श जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। निष्ठापूर्वक ड्यूटी करता हो, रोज रोज अपने टाइम से आ जाता हो, टाइम से जाता हो, ये सारी चीजें हैं। इसका आपका यही सही है, ये सभी सही है। निम्नलिखित में से आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, अधिगम की सबसे उचित परिभाषा कौन सी है? अधिगम माने लर्निंग होता है, सीखना। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? समस्याओं का हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास होना, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास होना, इसमें से कोई नहीं। क्या सही करेंगे? इसका जवाब भाई बहुत उल्टा लिखा हुआ है, लिखा है इसमें से कोई डी वाला। इसमें से लिखा है डी वाला, जो जवाब लिखा यहाँ पे है इसमें से कोई नहीं। अधिगम का मतलब होता है कि आचरण में परिवर्तन। अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। तो जो भी सीखा आपने, अधिगम तभी है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें दिया है, समस्या का समाधान कर लिया आपने, अधिगम हो गया। विशिष्ट हुनर का विकास किया आपने, अधिगम हो गया। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास किया, अधिगम हो गया। सब चीजें तो लिखा है, आचरण भी लिखा है, मतलब बिहेवियर भी लिखा है। अंत में सही क्या किया हुआ है? इसमें से कोई नहीं। फिलहाल जो परीक्षा में प्रश्न इस आप गलत है सही है, मेरे समझ में नहीं आया है, लेकिन यहाँ से सी वाला जवाब जो दिख रहा है, जो सी दिख रहा है यहाँ से, सी आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास। अर्निंग जो आपकी है, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही आपका अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। लेकिन फिलहाल जवाब यहाँ पे डी सही किया हुआ है, लेकिन चलिए फिलहाल डी सही किया, तो फिलहाल इसमें से देखिए है तो सारी चीजें हैं। समस्या का समाधान करना भी अधिगम है, विशिष्ट हुनर का विकास भी अधिगम आपके है, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास भी अधिगम है। तीनों अधिगम आपके। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया कौन है? इसमें से कोई चयन इसको करना चाहिए था। यहाँ लिखा कोई नहीं, तो कोई नहीं पे भी आप लोग ठीक यहाँ से, इससे अच्छा हो सकता अधिगम कोई हो। लेकिन जो जवाब यहाँ से तीनों में से आपका सी वाला सबसे उचित है। सी वाला यहाँ पे, सी वाला यहाँ सबसे उचित। चलिए आगे आ जाइए। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? प्रभावकारी तरीके से हुनर उसको सीखना है, तो सबसे बढ़िया कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुन करके, पढ़ करके, खुद करके। खुद करके। हाँ बताओ। हेलो, खुद करके सर। हेलो, चला ठीक है, पढ़ा क्लास लेते, पढ़ाओ इतने देर। चलिए ठीक है। तो एक व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? प्रभावकारी तरीके, इसका जवाब आपका रहेगा खुद करके। जब तक वो खुद नहीं करेगा, ऐसे मान लीजिए गाड़ी बनाना सीखना आपको है, मैकेनिक बनना चाहते हैं आप हैं, और मात्र आप जो है कि जो बनाता है उसी को देखते रहते खाली है,
ये अच्छी तरीके से सीख पाएंगे उस चीज को? नहीं सीख पाएंगे। कलाकार बढ़िया चित्र बनाना है आपको, तो आपकी इच्छा है कि मैं कलाकार बन जाऊं, तो जब तक आप चाक, डस्टर, कलम, पेंटिंग नहीं उठाएंगे तब तक आपको अच्छी तरह से नहीं आएगा वो। तो लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके ही कोई चीज अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं। कोई चीज बनना आपको है, हुनर कोई सीखना आपको है, आपको साइकिल चलाने की इच्छा आपकी है, बाकी चलाने लोगों को चलाते कुछ देखते हैं, तो आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। चलिए, इसका जवाब आपका डी वाला सही है, खुद करके। वर्णमाला की पहचान किस आयु की से शुरू हो जाती है? वर्णमाला का ज्ञान जो होता है किस वर्ग से, किस आयु से शुरू हो जाती है? 5 वर्ष। 6 वर्ष में? 5 वर्ष में बच्चा तो शब्द, अगर परिवार और माहौल सही है, 5 वर्ष में बालक जो है एक वर्ष में भी सीख जाएगा बालक, अगर अच्छे से सिखाया जाएगा तो। वही कह रहे हैं 3 वर्ष। इसका 3 वर्ष जवाब इसका सही है, 3 वर्ष। 3 वर्ष में बालक वर्ण को पहचानने लगता है, वर्णमाला को पहचानने लगता है। नहीं सर, जैसे कहीं कहीं 6 वर्ष में दिया है। 6 वर्ष शब्द ज्ञान होगा, वो शब्द वाला होगा। वर्ड की पहचान जो है बाल मनोविज्ञान में जो शैक्षिक वाला है, उसमें 6 वर्ष से शो कर रहा है कि जो है 6 वर्ष से बालक जो है वर्णमाला सीख सकता है, माने अक्षर जो है पहचानना शुरू करता है। फिलहाल यहाँ पे 3 वर्ष सही किया हुआ, 3 वर्ष सही यहाँ पे किया है, जो कि इसमें लिखा हुआ है। कहीं पर मैंने 5 वर्ष भी, कहीं पर मैंने 5 वर्ष भी देखा था। इसके पहले प्रश्न में किसी प्रश्न में आया था 5 वर्ष जो है, लेकिन वो उसे विद्यालय में बच्चा जाने की उम्र जो है प्राइमरी की, वो तो 5 वर्ष से ही है। तो 5 वर्ष के पहले आपका आंगनबाड़ी वाला क्लास चलता है, वहाँ पे आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी होती है किसी को छोटा बड़ा सिखा दें, वो और सिखाती है तो बच्चे सीख जाते हैं छोटा बड़ा यार। तो नहीं सिखाएंगे तो सीखेंगे? फिलहाल जो लिखा हुआ यहाँ पे है वर्णमाला की पहचान, 3 वर्ष तक बच्चा छोटा बड़ा सीख सकता है अगर आप सिखाएंगे तो। चलिए आगे, इसमें है विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। सामाजिक विकास बालक में विकसित करना आपको है। सामाजिक विकास अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को और विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को क्या ध्यान देगा अध्यापक? उसको क्या जाने हो? सभी पक्षों को जानना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है। अगर विद्यार्थियों में सामाजिक विकास के विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, मतलब सामाजिक विकास को विकसित करना तो बालक के हर पक्ष को जानने का प्रयास करे, तभी उसमें सामाजिक विकास की बातों को जान पाएगा, उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बालक को विद्यार्थी टीचर ये समझे कि बालक पढ़ना नहीं आता उसको है, तो उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ तो नहीं सही है। बालक अगर अपने साथियों को हमदर्दी रखता है, उसके सहयोग करता है, तो उसका सामाजिक विकास हुआ है। भले उसको पढ़ना नहीं आता, कबड्डी बढ़िया खेल लेता है, खो खो बढ़िया खेल लेता है, खेल वाले भी व्यवस्था बढ़िया अगर वो है, तभी उसका सामाजिक विकास उसका हुआ वहां पे। अलग बात उसको पढ़ना नहीं उसे आया। अगला देखिए, यहाँ पे अगला शब्द है, शब्द यहाँ पे है इडेंटिकल एलिमेंट्स। इडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है निम्न में से गहन संबंध रखता है। शब्द इडेंटिकल एलिमेंट या समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। किसमें से? समान परीक्षा क्वेश्चन में, सहयोगियों से ईर्ष्या में, अधिगम स्थानांतरण में और समूह निर्देशन में। क्या भाई, इसका देखिए जवाब इसका ये सही है, अधिगम स्थानांतरण लिखा है यहाँ पे, जवाब इसका है, जवाब अधिगम स्थानांतरण लिखा हुआ है। अब शब्दावली तो मुझे भी नहीं मिली कभी। शब्द समान तत्व या आइडेंटिकल एलिमेंट जो है अधिगम स्थानांतरण में मिलता है। समान तत्व सर कौन उसमें बाल मनोविज्ञान में हमको भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखा अधिगम स्थानांतरण में ये चीजें जो है काम आती है, गहन संबंध लिखा हुआ। चलिए अगला आपका प्रश्न है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था किसको कहते हैं? किसी को टेनिस एज,
इसी को आप जो है स्पोर्ट एज के नाम से, डर्टी एज के नाम से भी जानते हैं। बता दीजिए भाई, आपकी स्फूर्ति अवस्था कौन सी, शैशवावस्था, बाल किशोरावस्था? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। चलिए, डर्टी एज, स्पोर्ट एज, इसी वाले में बहुत गंदे, डर्टी मतलब बहुत गंदे होते हैं, खेल प्रिय बहुत होते हैं। इसी को टीन एज नहीं, टीन एज तो आपका युवा वो हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगी। टीन एज नहीं कहते, टीन एज किशोरावस्था कहते हैं। तो ये सारे ग्रुप एज। बालक जी, इस उम्र में बालक बहुत ही खेल प्रिय होते हैं और बहुत खेलते हैं। दिन भर खेलने छोड़ दीजिए, पढ़ेंगे कैसे, दिन भर नहीं पढ़ेंगे वो। अगर बालक आपका 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में अगर है, अगर आपने उसको छोड़ दिया कि जाओ बेटा खेलो, दिन भर कुछ नहीं करना आपको, तो आपको एक बार घर है, एक बार नहीं आए, खाना पीना खा के निकल लेगा वो, खाना वो नहीं खाएगा अगर उसको सही से खेलने को मिल जाएगा तो ये बाल्यावस्था आपकी है। इस बालक अवस्था में बालक बहुत ही खेल प्रिय, तो दिन भर खेलते हैं, तरह तरह खेल खेलते हैं वो। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। किसने कहा बताइए? वुडवर्थ का है, रास का है, एनार्ची का है? इसमें से कोई नहीं। वही बात परीक्षा, रास का है लाइन, रास की, ये लाइन जो है रास की है, रास ने कहा है, रास की लाइन है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रास की लाइन है। अगला है संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। संवेदना जो है ज्ञान की पहली पीढ़ी है। ये कथन किसका है? ये कथन है किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, ध्यान के विकास से, भाषा के विकास से। चलिए बिल्कुल सही है। संवेदना जो है मानसिक विकास की पहली पीढ़ी है, बिल्कुल सही है। अगला आपका है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? विकास के पूर्वानुयोग से विकास सामान्य से विकास सामान्य सी वाला गलत है, सी वाला गलत। विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। देखिए विकास जो होता है वर्तुलाकार होता है और रेखीय नहीं होता है। इसके पहले मिला भी होगा आपको, वर्तुलाकार होता है, लगातार। देखिए मतलब है सीधे इस तरह से चलता है, ऐसे रेखा में चलता है, ऐसा नहीं है। विकास जो होता है, विकास बिल्कुल डिंग डांग करते हुए इस तरह आगे बढ़ता है, ऐसे चलता है, मतलब वर्तुलाकार विकास है, मतलब इस तरह से नहीं है। आपका विकास जो है रेखीय है, इसमें यही गलत है, विकास से संबंधित ये नहीं है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोकाइट ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी होगा। स्नायुमंडल माने क्या होता है भाई? स्नायुमंडल माने चलिए मांसपेशियों में वृद्धि सही है। एंडोकाइन ग्लैंड्स, ग्लैंड से एक है। अब इसके बारे में देखिए बहुत पता हमको नहीं। स्नायुमंडल का मतलब होता है, हमें लग रहा है मस्तिष्क वाला संबंध से है। एंडोकाइन ग्लैंड से एक ग्रंथि कोई है जो शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। तो इन सबका संबंध सभी सही, इसका बिल्कुल जवाब सही आप लोगों का है, इसका सभी सही है। इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वंशानुक्रम का निकाय कौन सा नहीं? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, प्रेरणा, अभिप्रेरणा। चलिए सही है। चलिए एक जवाब दे दीजिए। किसी पिता का आईक्यू लेवल जो 120 है, उसका बालक 25 पे अगर आ गया, तो इसमें कौन सा गुण, इसमें कौन सा नियम लागू होगा? इसमें से समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन में से कौन सा नियम लागू होगा? प्रत्यागमन का नियम। चलिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल उल्टा कोई पैदा हो जाए माता पिता से, बिल्कुल गोरे रंग के माता पिता हो, बालक बिल्कुल काला हो जाए, दक्षिण अफ्रीका वाला, तब भी यहाँ पर जो प्रत्यागमन का नियम लागू होता है। बालक बिल्कुल हिंदुस्तानी है, माता उनके बच्चे जो है अंग्रेज वाले पैदा हो जाएं, तो वहां पर भी प्रत्यागमन का नियम लागू होता है। बिल्कुल उल्टा। भिन्नता में क्या होता है कि माता पिता से भिन्न बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, होते हैं नॉर्मली। भिन्नता का नियम, समानता का नियम जो आपका है, समान से समान पैदा होते हैं। माता पिता के नाक, नुक्स, कान जो भी होते हैं बालक के कहीं कहीं उसमें दिखाई पड़ते हैं। ये सारी चीजें बालक के अंदर आपको जो बच्चे होते हैं दिखाई पड़ेंगे।
ऐसा नहीं है कि आपके काले गोरे आप हैं तो काले अगर आप हैं तो बच्चे भी आपके काले होंगे। कभी कभी क्या होता है कि दादा दादी से, माता पिता से, आपके कुलबंध से भी कोई न कोई अंश लेकर बालक जो है का रंग और बाकी चीजें बदल जाती हैं। लगेगा, लोग कहते हैं ना दादी का पड़ा हुआ है, ये नाना के इसका पड़ा हुआ है। तो सात पीढ़ी का जो वंश होता है कहीं न कहीं उसमें लौट करके चला आता है। तो यही चीजें आपकी वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था भाई? वंशानुक्रम का सिद्धांत देने वाले कौन थे? नहीं पता? अरे भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? है, हाँ मेंडल थे सर, मेंडल। मेंडल थे। कहाँ के निवासी थे वो? ये किस तो देश के मालूम निवासी नहीं थे? है, तो मालूम नहीं है सर। चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया के अगल बगल का राज्य है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा चाहे ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल का। चेकोस्लोवाकिया है। पादरी थे। पादरी का मतलब होता है कि ईसाइयों का जो धर्मगुरु होता है, और जैसे मुसलमानों में मौलाना होते हैं या आप में पंडित होते हैं, उसे पादरी उसमें होते हैं। पादरी का मतलब होता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो लोग जो है काम करते हैं उसको पादरी कहते हैं। मुसलमान, आपके ईसाइयों में पोप जो है हेड होता है ईसाइयों में, धर्म का जो है। और पादरी प्रचारक, धर्म प्रचारक होते। पोप इकट्ठा रहता है और पूरे विश्व में धर्म प्रचारक घूम घूम के जो करता है उसको पादरी कहते हैं। तो चेकोस्लोवाकिया में, ऑस्ट्रिया में जगह है, वहां के निवासी थे। लाल और सफेद मटर पर प्रयोग किए थे और चूहों पर भी प्रयोग किए थे। सफेद चूहे और जो काले चूहे पर भी प्रयोग उन्होंने किया था अनुवांशिकता के सिद्धांत को लेकर के, और सब में सफल हुए। और अनुवांशिकता सिद्धांत के जनक यही माने जाते हैं। इसलिए मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का समय क्या है? बाल्यावस्था। चलिए, तो बाल्यावस्था आपकी मिथ्या परिपक्वता बाल्यावस्था है, सही है जवाब आप लोगों का, सही है। अगला है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। इसमें कौन सी नैतिकता का विशेषता होना। है? नैतिकता का होना। शारीरिक विकास के लिए सही है, बिल्कुल जवाब आपका सही है। इसमें शैशवावस्था में बालक के अंदर नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है। अगर सामान किसी ने उसका सामान कुछ मांगा तो मामला गड़बड़ है। अपनी कोई चीज किसी के साथ वो शेयर नहीं करता है। उसका ही सुख दुख सर्वोपरि होता है। उसका सुख ही है तो जो भी खाना देंगे सब कुछ अकेले खाना चाहेगा वो। मतलब किसी के साथ अपनी वस्तु को शेयर नहीं करता है। ये भी एक नैतिकता है। मान लीजिए 4 बच्चे बैठे हुए हैं और एक सोचेगा सब कुछ हड़प जाऊं मैं, तो नैतिकता नहीं हुई है ना। बालक में नैतिकता शैशवावस्था में नहीं होती है। अगला है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसमें से क्या इशारे हैं जो विशेषताओं में शामिल नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, द्वारा चिंतन प्रक्रिया। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है। चिंतन कब चिंतन शुरू होता होगा है सर। बालक? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चिंतन करता है तो बालक, लेकिन उतना नहीं करता है। चिंतन, इस काल में चिंतन मतलब होता है कि अमूर्त चिंतन होता है। चिंतन होता है मतलब बैठ चि- के आप बालक जो अदृश्य चीज के बारे में सोच सके, वो चिंतन होता है। नहीं, ये चिंतन इस करता काल ही में नहीं है सर। इस काल में बालक जो होता है, शैशवावस्था में बालक जो होता है, उसका जो देखता है उसी पर सोच सकता है, उसी को चीजें समझ सकता है। अदृश्य चीजों के बारे में कल्पना नहीं कर सकता हो कि ये सोच ले कि अभी शेर आएगा और शेर दौड़ता हुआ आया मुझे खा गया, तो इस चिंतन वो नहीं कर पाएगा। वो चिंतन जो मतलब होता है कि अदृश्य चीज के बारे में कोई सोच ले जाए, कोई समझ ले जाए, वो चिंतन होता है। इसमें जो देखता है इसको मोटर अवस्था या पेशी अवस्था कहते हैं। स्पर्श जो भी स्पर्श कर ले जाए, देख ले जाए, समझ ले जाए, इस काल में बालक चिंतन नहीं करता है। चलिए, अगला शैशवावस्था में है चिंतन होती है ना बालक के अंदर, कि नहीं होती है? शैशवावस्था में चिंतन नहीं होता है। चिंतन बालक बिल्कुल नहीं कर पाता। चिंतन का मतलब मैंने बताया कि अमूर्त चिंतन। जैसे अभी प्याजे का पढ़िए, जीन प्याजे का पढ़ लीजिए आप। तो ये चिंतन अवस्था कब से कब तक माना उसने है, जीन प्याजे ने? हम बुक में पढ़े विशेषता में तो उसमें चिंतन होती है, मतलब हाँ, मतलब तो वो अमूर्त चिंतन नहीं करता, लेकिन चिंतन तो करता ही है। मूर्त चिंतन करता है ना, मूर्त चिंतन करता है। हेलो, हाँ विद्यालय है बेटा, विद्यालय है।
जैसे नहीं समझ रही है। चिंतन का मतलब है प्रक्रिया दिया है यहाँ पे, चिंतन प्रक्रिया दिया हुआ है, ये देखिए ध्यान से। चिंतन प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया चिंतन की है। चिंतन प्रक्रिया में आपके मूर्त अमूर्त दोनों आपके आ जाएगा। तो अमूर्त चिंतन तो करता नहीं है, मूर्त चिंतन यहाँ पे कर सकता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है बताइए भाई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है? 7 से 11 पता नहीं। 7 से 14 7 से 14 है। 7 से 14 वर्ष की उम्र में बालक जो मूर्त संक्रियात्मक चिंतन करता है, जो देखता है उसी के बारे में चिंतन करेगा, और उसके पहले बिल्कुल नहीं कर पाता। इसके पहले पेशी अवस्था मानेंगे, जो छुएगा। जैसे आग में, जैसे मान लीजिए आग है, आग जल रही है, गर्म चीज कोई है, उसको छूने के बाद जाना गर्म है, उसके पहले नहीं जान पाएगा ये चीज गर्म मत छुए इसको। मतलब छूने का, मिर्चा खाएगा पहले, मुंह भभाएगा उसका, तब जाने का हाथ दिखा इसको मत खाओ इसको। ये पेशी अवस्था है, कामक अवस्था है, मोटर अवस्था है। पहली अवस्था जो है, जिसको तत्व अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में बालक जो है चिंतन लगभग नहीं के बराबर करता है, और नहीं के बराबर मानिए यहाँ पे। जैसे कि अगर आप 0 से 5 मान लेंगे तो मूर्त चिंतन करेगा यहाँ पे वो। लेकिन आप 0 से 2 मानेंगे, 0 से 2 किसने माना है इस अवस्था को, कोई बताएगा? 0 से 2 मानने वाले कौन? जीन पियाजे हैं सर। नहीं, सहस्रावस्था उनका नहीं, उनका तो संज्ञानात्मक विकास उनका है। 0 से 2 सहस्रावस्था नहीं मानते, उनका सहस्रावस्था कईबन करे उनका। नहीं सर, प्रिगामक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष जो है प्रिगामक अवस्था ही जीन पियाजे ने माना है उसको। नहीं, वो सहस्रावस्था नहीं माने उसको है। नहीं, सहस्रावस्था उनका नहीं समझ रहे। जैसे उनका 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 जो सिद्धांत है जीन पियाजे का, वो संज्ञानात्मक विकास को लेकर के, अवस्था को लेकर नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि इस अवस्था से किस अवस्था तक बालक कितना सीखता है, कैसे सीखता है वो, किस बालक किस अवस्था में बालक अपने हाथों से छू कर सीखता है, किस अवस्था में बालक जो है देखी हुई चीजों के बारे में चिंतन करता है, किस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन कर सकता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास को लेकर सिद्धांत का है, ये अवस्था को लेकर नहीं है। आपके हरलाक महोदय शायद हैं जो 0 से 2 वर्ष तक आपके जो है सहसा अवस्था को मानते हैं। नॉर्मली 0 से 5 मानी जाती है। तो मान मिला जुला कर आपको जानना यह है कि सहसा अवस्था में बालक चिंतन जो है नहीं करता है, जो देखता है उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में जानता है, बाकी चीजें कुछ नहीं मानिए। इसकी चिंतन प्रक्रिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे सही है, और ये बालक विशेषता नहीं है, सहसावस्था की बालक विशेषता ये नहीं है। बहुत देखिए, बहुत हमने भी नहीं पढ़ा इसके बारे में, बहुत मनोविज्ञान हमको भी नहीं आता है। नहीं सर, वो सही है, वो सही है। चिंतन प्रक्रिया जब मूर्त, हाँ जी सर, वही चिंतन प्रक्रिया जब मूर्त, हाँ, अमूर्त चिंतन वो नहीं करेगा, मूर्त चिंतन करेगा वो। जब कोई खिलौना लौना देखेगा तो उसके अंदर आएगा वो भावना। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत और धीमी प्रक्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? एक को देखिए, कुछ कोटेशन आप जो लिख करके याद कर डालिए, ज्यादा नहीं, 50 ठो है मिला जाकर सब जो है 50 ठो अगर आपने नोट कर लिया, और नोट करके अगर आपने याद कर लिया, तो परीक्षा में घुमा फिरा के यही दो तीन प्रश्न आपके जरूर परीक्षा में आपके आते हैं। सही कह रहे हैं सर। 50-60 ठो आप अपने कॉपी में नोट कर डालिए। जो ये सिद्धांत जो है, जो आपके क्या बोलते हैं, जो कोटेशन जो आपके हैं बहुत होंगे, 100 होंगे। इसको एक बार घुमा के देख लीजिए, एक नजर रोज देख लीजिए, तो आपको याद हो जाएगा किसने क्या कहा है। और 2 नंबर तो यहाँ से आते हैं परीक्षा में, किसने क्या हाँ, ये 3-4 में से जो है, जो व्यवहारवादी है उसमें से 4-5 नंबर दे देता है सर, व्यवहारवादियों से 5-6 नंबर आ जाता है। तो 2 नंबर तो आपका आना ही आना यहाँ से, 2 नंबर 3 नंबर। तो इसको कहने वाले आपके हैं हरलाक महोदय ने। ये लाइन कहा है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये लाइन जो है हरलाक महोदय की है, ये लाइन हरलाक महोदय ने एक लाइन कहा है यहाँ पे। बिगवाहेंड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये लाइन जो है किस उम्र के लिए कही गई है? ये लाइन जो लिखी हुई है कि सहसावस्था के लिए, एक बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, किस अवस्था के लिए है? किशोरावस्था होगा। शब्द है परिवर्तन। मैंने इसके बारे में चर्चा भी कई बार किया है। परिवर्तन शब्द जो है पूरे
आपके किशोरावस्था में पूर्ण परिवर्तन ही होता है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, व्यक्तित्व होता है, सब चेंजिंग आपकी किशोरावस्था की विशेषता है। और ये शब्दावली किसने दिया हुआ है? ये वो ध्यान स्टेनेहाल ने देकर दिया है सर, जंजय। वो तो दूसरी चीज है, वो तो स्टेनली हाल का तनाव, संघर्ष और इसकी अवस्था दूसरे तो आपके स्टेनली हाल के है। लेकिन ये तो परिवर्तन शब्द जो वाइगोत्स्की यहाँ होंगे, क्या वाइगोत्स्की होंगे सर, वाइगोत्स्की या तो होंगे सर सामाजिक वाले। सामाजिक बात नहीं हो रही यहाँ पे, परिवर्तन शब्द की बात हो रही है। शब्द शब्दावली किसने दिया है? देखिए यहाँ पे लिखा भी साफ साफ है, बिग वाहंट लिखा हुआ है। अच्छा, बिग वाहंट, सही कह रहे हैं सर। विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये परिभाषा देने वाले कौन है किशोरावस्था की? ये देने वाले बिग और हंट है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बिग लिखा हुआ है। हाँ सही कह रहे हैं, ध्यान नहीं गया। अगला आपका है विकास। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास सिद्धांत कौन सा नहीं इसमें? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रतिवर्ती। इसमें से कौन सा नहीं भाई? इसका देखिए डी वाला सही है। प्रतिवर्ती ये जो है विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, सिद्धांतों में शामिल नहीं प्रतिवर्ती सिद्धांत है। पिछली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। छोटी कक्षाओं में जो है, जो खेल विधि है आपकी किंडरगार्टन या जो भी आपके मॉन्टेसरी पद्धति, जो भी पद्धति आपकी है, प्ले स्कूल जो भी आपके हैं, उसमें खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित क्यों है? क्या कारण इसका? देखिए इसमें से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक विकास के कार्यक्रम सिद्धांत पर, इस पर बताइए। ये सर पहला वाला होगा सर। चलिए सही है, पहला वाला सही आपका। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसी पर बस अपनी आवाज कम कर लीजिए भाई आप लोग। किसी के यहाँ अगर आवाज हो रही तो अपनी आवाज कम कर ले। बात में करिएगा। बच्चे कहीं अगर बगल हैं तो वहां थोड़ा दूर हो जाइए, अपना माइक बंद कर लीजिए। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है अनुमानसिकता का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया से। किसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है सभी लोगों को? बताइएगा भाई, बताएं। माइक मैनेज करिए अपना। सी वाला होगा। चलिए, तो इसका आपका है जो बालक का विकास है, विकास का परिणाम जो आपका है, इसमें आपका सी वाला सही है बिल्कुल। इसके पहले भी प्रश्न आया था, वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है बालक का विकास। तो वंशानुक्रम और अंतःक्रिया, वंशानुक्रम और वातावरण का, यानी कि व्यक्तित्व के बारे में इसके पहले लाइन आई थी कि व्यक्तित्व क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणज है। व्यक्तित्व क्या है? एक किस लाइन वाटसन की थी, किसकी लाइन थी याद मुझे नहीं आ रहा है। पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के बारे में लाइन थी। वंशानुक्रम और वातावरण का गुणज व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। लेकिन बालक का विकास, जो विकास बालक का जो होता है शारीरिक और मानसिक, मुख्य रूप से ये जो है वंशानुक्रम और वातावरण को प्रभावित करता है। अगर बालक के अंदर नंबर 1 का जीन और बीज है, अगर उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वहां पे उसको बढ़ने आगे जाने का अवसर वहां पे उसको नहीं मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने हाइब्रिड बढ़िया आम का पौधा लाया, ऊसर की मिट्टी में लाकर वो बो दिया उसको, अपन क्या बढ़ेगा पौधा? वहां पे वो नहीं बढ़ेगा, कुछ दिन बाद सूख जाएगा। वही बात यहाँ पर भी होती है। जीन बढ़िया है, IQ 120 वाला 30 वाला है, लेकिन गंदी बस्ती में आकर रहने लगेगा क्या हो जाएगा? वो भी बेकार वहां पे हो जाएगा और वहां पे बढ़िया से उसका डेवलपमेंट नहीं होने वाला। तो मतलब दोनों आवश्यक है, वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्तित्व के विकास में जरूरी है और बालक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया?
ये विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया सिद्धांत से, अंतर संबंध से और निरंतरता के सिद्धांत से किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत। चलिए जवाब सही आप लोगों का है। निरंतरता का सिद्धांत है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से होते हैं। 8 बजे से माला क्लास है, आप लोग को वहां ज्वाइन करना है। संस्कृत विषय पढ़ाएंगे माला, तो जब उनका मैसेज को जाकर बता दीजिएगा तुरंत हमको। ठीक है सर, 3 मिनट और बाकी है। एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से, विकास की दर से, विकास क्रम से, विकास की सामान्य क्षमता से, क्या सही करेंगे यहाँ से? बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत। देखिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं एक दूसरे से विकास की दर से भिन्न होते हैं। विकास तो सब में विकास अलग अलग होती है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर से जो है अलग अलग होते हैं। तो दोनों में विकास की क्षमता, विकास की जो दर होती है अलग अलग, सब में अपनी अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग तरीके से लोग सीखते हैं। लॉरेंस कोहलरबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध किए जाने जाते हैं। तो किस पर शोध किए थे भाई ये? संज्ञानात्मक विकास पर, शारीरिक विकास पर, नैतिक विकास। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है। कोहलरबर्ग का जो सिद्धांत है ये नैतिक विकास को लेकर के इन्होंने शोध किया, इस पर था, तो आपका यही सही है। संज्ञानात्मक विकास को लेकर के पियाजे ने शोध किया था। पियाजे का आएगा, पियाजे को यहाँ संज्ञानात्मक विकास को लेकर सही करेंगे। शारीरिक और गामा को लेकर कोई भी शायद शोध ना किया हो। अगला आपका है यहाँ से, मैडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? मैडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध है, जिज्ञासा का संबंध का संवेग कौन सा है? जिज्ञासा का संबंध किससे है? भय से, घृणा से, आश्चर्य से, भूख से, किससे है? भूख से। भूख से होगा। बिल्कुल, मूल प्रवृत्ति भूख ही आपके यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आश्चर्य दिया हुआ भाई, आश्चर्य का मूल प्रवृत्ति में आश्चर्य शामिल है? लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक शब्द यहाँ पे जिज्ञासा लिखा हुआ है। जिज्ञासा इसमें कोई नहीं लग रहा है सर, इसमें तो कोई नहीं लग रहा है। नहीं, जैसे क्या कि इस तरह से लगने वाली बात नहीं है। आप किताब में देखिएगा जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं उसमें से जिज्ञासा का जो है कि जिज्ञासा का कौन सा है, इसको आश्चर्य यहाँ पे सही कर रहा है, जिज्ञासा का आश्चर्य सही कर रहा है। जैसे आपका भय है, क्रोध है, तो उसी तरह से जिज्ञासा की एक मूल प्रवृत्ति है। मैडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध है। संवेग कौन, मतलब जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? जिज्ञासा क्यों आपके अंदर होती है, उसका संवेग कौन सा? जिज्ञासा का संवेग कौन सा है? वहां पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जिज्ञासा देगा तो आगे लिखेगा उसके जिज्ञासा का जो है आश्चर्य देगा या घृणा देगा या भय देगा, जो भी उसका रहेगा वहां देगा। 14 मूल प्रवृत्तियां जो मैडूगल ने आश्चर्य होगा, आश्चर्य ही होगा। तो जिज्ञासा का यहाँ पे आश्चर्य, भाई कोई व्यक्ति किसी पर जिज्ञासा क्यों करता है? सोचता है भाई ये तो कैसे हो गया है, बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला उसको। तो जिज्ञासा का आश्चर्य, मूल प्रवृत्ति तो भूख है, सही है, भय भी है, घृणा भी है, लेकिन जिज्ञासा का संवेग जो है आपका आश्चर्य है। इस तरह तो आप पढ़ेंगे वहां तो मिलेगा आपको। 14 मूल प्रवृत्तियां जो आपकी हैं उसमें परीक्षा में प्रश्न कभी कोई पूछता है तो जिज्ञासा का यहाँ पे आश्चर्य दिया हुआ है। एक अध्यापक के दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बिल्कुल, अध्यापक अगर आप आपके अंदर सकारात्मक बातें जरूर होनी चाहिए। हर बच्चा सीख सकता है, कुछ भी संभव नहीं है। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी संभव नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट बताइए भाई कहाँ का था? नेपोलियन कहाँ का था? तो बताएगा नेपोलियन कहाँ का था? उसकी पुस्तक का नाम है माइन कैम्प पुस्तक का नाम उसके है। और पूरे जो है पूरे यूरोप में एक बार तूफान फैला दिया था ये नेपोलियन।
तो बताएगा किस देश का नेपोलियन है? चलिए, नेपोलियन फ्रांस का फ्रांस का था। है क्या? नेपोलियन फ्रांस का था, फ्रांस का। विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। और भारत का नेपोलियन बताओ किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का सर नेपोलियन किसे उसमें कहते हैं? भूख और सर उसमें भूख और आश्चर्य दोनों। हाँ बताइए, समुद्र। बताया नहीं। कह रहे हैं भूख और आश्चर्य दोनों था उसमें, जो मूल में दोनों बोलते दिया हैं। हुआ है, सही किया उसमें है। जी दोनों दिया, आश्चर्य और भूख। नहीं, जिज्ञासा का, जिज्ञासा का संबंध दोनों से है, भूख और आश्चर्य दोनों से है, जिज्ञासा का। नहीं सर, आश्चर्य से है, वो उसका सकारात्मक संवेग है बालक का, हम देखे हैं बुक में। ठीक ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो कथन है, ये जो आपका प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये लाइन सही इसकी है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। आपके भारत का नेपोलियन जो कहते हैं, आपके समुद्रगुप्त है वो। किस वंश का बताइए? समुद्रगुप्त है किस वंश का? किस वंश का समुद्रगुप्त है? गुप्त वंश का। गुप्त वंश का है। उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया उसको है। दक्षिण भारत की विजय करता है और किसी युद्ध में हारता नहीं। पहली बात ये, नेपोलियन जो है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त किसी युद्ध में हारता नहीं है। तो नेपोलियन से भी बड़ा था ये, कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं होता है। चलिए, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, किससे होता है? एक दो कोष से, एक कोष से, कई कोषों से, कोई कोष नहीं। क्या सही करेंगे? मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है कि दो कोष से होता है, केवल एक कोष से होता है, कई कोषों से होता है, कोई नहीं। भाई कोष जो पढ़ते आप हैं मानसिकता का, किससे होता है? का यही सही है, केवल एक कोष से। मानव जीवन की शुरुआत जो होती है, एक कोष से होती है। अब कहेंगे भाई एक कोष कैसे हो गया? तो स्त्री पुरुष दोनों के मिलने से बनता है। 23 जोड़ी गुणसूत्र उसमें होते हैं। देखिए होता क्या इसमें है, माता पिता के स्पर्म और दोनों से मिल करके जो है एक जो संयुक्त सूत्र का निर्माण होता है, संयुक्त कोष का निर्माण होता है। इसी संयुक्त कोष से जो है क्या होता है कि लड़के या लड़की का जन्म होता है। कभी कभी क्या होता है, जब दोनों के जुड़ते जब हैं तो वहीं पे दो कोषों में बढ़ जाते हैं, और दो कोषों में बढ़ने के कारण जो है, एक कोष यहाँ बन जाएगा तो दो जुड़वा लड़के पैदा होते हैं। तो जुड़वा बच्चे पैदा तब होते हैं। नॉर्मली जो है कि एक पुरुष या स्त्री का जो निर्माण होता है भ्रूण में, एक कोष से ही होता है, वो संयुक्त कोष कहते हैं उसको। कोष एक होता है, उसको संयुक्त कोष कहते हैं। और दो कोष अगर इकट्ठा होने में दो बन गए तो उसको दो कोष बनते हैं, तो जुड़वा बच्चे पैदा वहां पे होते हैं। किसी किसी के तो 6-6 बच्चे पैदा होते हुए मतलब मिले हैं, इस तरह अपवाद मिला है। कभी कभी ये होता है कि अपवाद 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे भी पैदा होते हैं। नॉर्मली जुड़वा होते हैं और एक होते हैं। सामयिक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित प्रयोग से है। सामयिक विकास मतलब मांसपेशी विकास जो होता है, तो इसका संबंध किससे? मस्तिष्क और आत्मा से, अधिगम की शिक्षा से, प्रशिक्षण और अधिगम से, शक्ति। किसका मतलब क्या भैया? पैरों के उचित उपयोग, पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा। ये शक्ति और गति यहाँ दिया हुआ है, इसका जवाब शक्ति और गति है। गामक विकास जो हमारा होता है, जो प्राथमिक अवस्था हमारी गामक विकास की है, पियाजे वाली, तो उसका उचित प्रयोग है जो उसका शक्ति और गति लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपका है 109, लिखा हुआ है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 109 है, खाली जगह यहाँ पे है। मतलब किस अवस्था तक बालक की जो है दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां विकसित हो जाती हैं, किस अवस्था तक हो जाते हैं? चलिए, इसका 8 से 9 वर्ष सही किया हुआ है यहाँ पे, इसका ये सही है 8 से 9 वर्ष वाला। इस अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक।
इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। भाई नई खोज करना, उसको घूमना है, तो ये किस वर्ष तक मिलता है, ज्यादा मिलता है? बता दे कोई भाई हमको। उत्तर बाल्यावस्था। बिल्कुल यही सही है आपका, उत्तर बाल्यावस्था सही है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है और वो किस आयु तक हो जाता है? बताइए किस आयु तक हो जाता है? तर्क का, जिज्ञासा का और निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष। 11 वर्ष। ये जीन पियाजे का पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा आपको। जीन पियाजे का ही कथन ये है, पूरी तरह से लाइन जीन पियाजे वाले से ही आई हुई है। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण। बताइए भाई फटना, और कोई बोल दे। चलिए 11 वर्ष ही है वही आपके जीन पियाजे का जो 11 लाइन वर्ष है, 11 वर्ष ही सही है जी। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, कोई ब्रिजेज है कोई भाई, उनके अनुसार उत्तेजना भाग है किसका? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। क्या सही करेंगे? संवेगात्मक। तो ये सही जवाब आप लोगों का सही जवाब है। उत्तेजना जो है इसी विकास का एक परिणाम है। बुद्धि परीक्षण निर्माण में जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षण की जन्मदाता कौन है भाई? बुद्धि परीक्षण, आईक्यू टेस्ट। विनय। बीने है, बीने, अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बिने, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, अल्फ्रेड बिने है इसके। अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन पर, प्रेरक पेशी विकास पर, समस्या समाधान पर, विचारात्मक प्रक्रिया पर, किस पर निर्भर है? प्रतिबिंब देखिए दिया हुआ है, अवधारणा, प्रतीक, संकेत और भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, मतलब किसी एक में ही निहित है वो। तो क्या हो सकता है? विचारात्मक। बिल्कुल विचारात्मक सही है। प्रक्रिया। ये सारी चीजें आपकी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी आपके। तो प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, प्रेरक। संकेत, भाषा, शारीरिक विकास, सब आएगा। छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव से दर्शाता है? पर निर्भरता, प्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। छोटा शिशु है, छोटा सा बच्चा है, खिलौने को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव से दर्शाता है? मतलब प्रवृत्ति सर, जिज्ञासा प्रवृत्ति। खिलौना दीजिए उसको तो मुश्किल से घंटा खेलेगा, उस पर तोड़ेगा, उसको तोड़ करके देखता है कि अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो ये उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति उसकी है, ये मतलब देखता जाता है भाई इसमें आखिर है क्या, चल कैसे रही है, तोड़ के देखना चाहता है उसको। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि किस कारण होती है? शरीर और गत्यात्मक विकास को लेकर संवेगात्मक ये वाला। ये वाला। ये वाला ही सही है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? थोड़ा सा कट गया है लेकिन इसका लिखा, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान का वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो पहला चरण कौन सा है भाई समस्या समाधान का? प्रकल्पना तथा परीक्षण, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करना, प्रकल्पना का निर्माण करना। देखिए पहला इसका है, बी वाला सही है, समस्या के प्रति जागरूकता। पहला इसका जो है, समस्या कोई आई उसके प्रति आप प्रथम दृष्टया आप निगाह गई कि समस्या है यहाँ पे। सर मैसेज आ गया। चलिए आ गया तो आप लोग जुड़ जाइए माला से। नहीं सर, क्लास नहीं लेंगी, वो उनके मकान मालिक नहीं है। शाम को कह रही है कि 4 बजे से 5 बजे चलेगा। हाँ सर, हाँ। चलिए आ गया तब, चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इसमें से कोई नहीं।
क्या सही करेंगे? कोई नहीं। बुद्धि का संबंध किससे है भाई? बुद्धि का संबंध देखना आकार है एवं आपको। भार से होगा। आप भाई आकार और भार से भाई बुद्धि संबंध कैसे होगा बताइए हमको। इसी से नहीं है, इनमें से कोई नहीं। फिलहाल दिया तो इसमें यही है किताब में आपके, जो मैंने देख रहा हूँ आकार और भार ही दिया हुआ है, लेकिन आकार और भार से होगा नहीं, बुद्धि का संबंध कहीं से नहीं होगा। आप कितना भी बड़ा हो जाइए, कुछ गलती इसमें है। आकार भार से नहीं बुद्धि संबंध का, आकार भार से बुद्धि संबंध है ही नहीं। आपका वजन कितना हो जाए, अगर आपके दिमाग में बुद्धि नहीं, क्या बुद्धि बढ़ जाएगी आपकी? वृद्धि लिखा है ना, वृद्धि और विकास वाला। वृद्धि वृद्धि क्यों नहीं, आकार और भार से ही होगा। हाँ बिल्कुल, वृद्धि लिखा हुआ है यहाँ पे, हम तो बुद्धि पढ़ रहे हैं उसको। बिल्कुल सही, तब है, तब तो बिल्कुल सही है, हम लोग बुद्धि पढ़ रहे हैं उसको। तो ये लिखा हुआ वृद्धि, ये वृद्धि लिखा हुआ है, तो पहला वाला सही है भाई। देखिए गलती हमसे भी, हम तो दिमाग में बुद्धि लिखा हुआ है, आकार और भार के चक्कर में पड़े हमने क्या गए तो गलत हो जाएगा। तो वृद्धि है, बुद्धि नहीं वृद्धि है। इसका पहला वाला हाँ सही सर, था, वहाँ पे ब लिखा है ना, इसलिए। बिल्कुल पहला सही है। किशोरावस्था की अवधि है, क्या अवधि किशोरावस्था की बता दी भाई? 12 से 19। चलिए 12 से 19 ऐसे को टीन एज कहते हैं, क्योंकि 11 के बाद जो है 12 के बाद शुरू होता है 13, 15, 16, 14, तो टीन एज के 19 तक चलता है। ये सिर्फ एक 11 आपका ऐसा शब्द आता है, इसमें नहीं होता है। बाकी 13 से लेकर के 19 तक का आपका जो टीन आता है, इसमें इसको टीन एज के नाम से भी जानते हैं, इसलिए है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है, वंशक्रम का नियम है, कौन सा नियम भाई वंशक्रम का? समानता का नियम, समानता का। चलिए ठीक है, ये एक नियम इसमें मैच कर, बाकी सब तो बेकार है, इससे नहीं है वंशक्रम से। तो समानता का नियम इसमें वंशक्रम में शामिल है, बाकी कुछ नहीं है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के एक विरोधी दूसरे के है, पूरक है। समान है, पूरक है, लोग सभी पूरक है एक दूसरे के। बिल्कुल सही जवाब, पूरक हैं इसमें, बिल्कुल सही है, दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि और विकास दूसरे के पूरक हैं। बाल विकास का सही क्रम है, क्या सही करेंगे भाई? बाल विकास का सही क्रम क्या? बाल्योत्सव किशोरा प्रौढ़ है। चलिए सही वाला सही आपका है, सी वाला सही है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, क्या सही करेंगे? डी वाला आकार से। यही वाला सही है। वृद्धि से तात्पर्य यहाँ पे है दिमाग में वृद्धि हो, शरीर भी बढ़े, आपकी कौशल में वृद्धि, आपको हर तरह की वृद्धि, ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट, ये हर तरह की वृद्धि आपकी इसमें आएगी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति और प्रेरणा, समायोजन। इसके पहले प्रश्न आया था, बताइए। स्नायु मंडल, स्नायु मंडल। चलिए इसके पहले भी आया था ये वाला होगा सर। हाँ ये वाला सही है, ये बिल्कुल, इसके पहले भी आया था ये। उसमें सिर्फ 3-4 ऑप्शन थे उसके, उसमें स्नायुमंडल भी एक था शारीरिक विकास को लेकर के, स्मृति आपके मस्तिष्क से है, प्रेरणा भी वहीं से है, समायोजन भी अलग के सामाजिक विकास से है। अगला है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, सभी। उपरोक्त सभी होगा। बिल्कुल सही जवाब लोगों का, उपरोक्त सभी है। वंशानुक्रम से भी बालक को भाई आईक्यू लेवल जो बालक को मिलता है वंशानुक्रम से ही मिलता है। परिवार का वातावरण बालक की बुद्धि को प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी उसे प्रभावित करती है, क्योंकि उसे अब फलने फूलने का अवसर वहाँ सामाजिक स्थिति ही देती है उसकी है। परिवार अगर आपका बहुत ही दब्बू किस्म का है तो बालक की बुद्धि जो है, कितना बुद्धिमान कहेंगे तो बेकार एकदम है, निर्बुद्धि है,
झपट देंगे लोग, तो कोई सही बात करेगा तभी नहीं उसकी बात को मानेंगे लोग। लेकिन परिवार अगर आपका समाजी रूप से मजबूत है तो गलत बात को भी लोग स्वीकार करते हैं, हाँ ये कहेगा सही है, ये परिवार कह दिया सही है, बोलेंगे नहीं कुछ आपको। लेकिन अगर आप जो है परिवार से मजबूत नहीं अगर आप हैं, अगर आप सही बात भी अपनी रखते हो वहां पे, तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं वहां पे, कहेगा तो बिल्कुल। लिखने के प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सभी, उपरोक्त सभी। बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए, सभी वाला सही, इसका सही जवाब है। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था की उम्र क्या भाई? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक। के लिए सही है। 6 से 12 आपकी 6 से 12 वर्ष की उम्र बाल्यावस्था की है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? क्या समस्या किशोरावस्था की है? सभी होगा इसलिए भी। उपरोक्त सभी होगा। संवेगात्मक समस्याएं बिल्कुल रहती हैं, शारीरिक परिवर्तन बिल्कुल होता ही होता है, और समायोजन की समस्या तो सबसे प्रबल समस्या है, सब इस काल की है, तो सभी इसका सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपका है, विकास शुरू होता है, आवाज डबल होने लगती है। प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था। आंसर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। भाई विकास तो उस पेट में जो बच्चा होता है, जब गर्भ में होता है, विकास तो वहीं शुरू हो जाता है, और बालक के मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है, एनवायरमेंट का शुरू होता है। अगर उसमें माता जो है कष्ट में है, दुख में है, पारिवारिक कंडीशन सही नहीं, तभी बालक का विकास वहां से प्रभावित होता है। मतलब इन्वायरमेंटल और शारीरिक प्रभाव दोनों उस पर प्रभाव डालना वही शुरू कर देते हैं। तो बालक का विकास जो होता है गर्भावस्था से ही, या क्या वो लिखा है यहाँ पे, कहाँ गया वो, इसका सही जवाब क्या था? प्रसव पूर्व अवस्था से। मतलब प्रसव मतलब होता है कि जन्म लेने से पहले की अवस्था, मतलब आपके गर्भावस्था से। आपके जो मनोविज्ञान जो आपका है, मनोविज्ञान गर्भावस्था से अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो है आपका, बाल मनोविज्ञान जो होता है बालक का, गर्भावस्था से लेकर के आपके किशोरावस्था तक अध्ययन करता है बाल मनोविज्ञान आपका जो होता है बालक का। तो प्रसव पूर्व की अवस्था मतलब है गर्भावस्था जो आपकी होती है, ये होती है आपकी। चलिए, परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। ठीक है। क्या सही करेंगे इसमें? परिपक्वता का संबंध किससे? सृजनात्मकता से है सर। सृजनात्मकता से है जी। रुचि से है। देखिए सब में समाहित आपका विकास समाहित, सब में विकास समाहित आपके है। सर सृजनात्मकता जो परिपक्व है, सारी चीजों में आपका बौद्धिक, आपका सामाजिक, हर तरह का विकास, हर तरह की समस्याएं आपके विकास में शामिल, विकास में आते हैं। हेलो, हाँ स्कूल लगेगा, स्कूल लगेगा। चलिए, तो इसमें देखिए परिपक्वता का मतलब जो दिया उसे, इसका संबंध बुद्धि से है। अगर नॉर्मल प्रश्न देता अगर है, परिपक्वता देता है, इसका संबंध आपके बुद्धि से है। लेकिन विकास में आपकी बुद्धि, बौद्धिक विकास भी इसमें शामिल है, शारीरिक विकास भी शामिल इसमें है, मतलब हर तरह का विकास आपके विकास में आपके आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? परिपक्वता आपके संबंध आपके विकास से। अगर विकास ना होता यहाँ पे और वृद्धि की जगह पर अगर बुद्धि होता, तब इसको परिपक्वता का संबंध आप बुद्धि से मानते हैं। लेकिन यहाँ वृद्धि दिया हुआ है और यहाँ विकास दिया है। वृद्धि भी आपके विकास के अंतर्गत समाहित है, सृजनात्मकता भी आपके विकास में समाहित है, रुचि भी इसी में आपकी आती है। तो इसका सही जवाब विकास आपका है। चलिए भाई, मुझे विद्यालय भी जाना है, जल्दी देख लीजिए आप लोग दूसरा प्रश्न। और वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, क्या सही करेंगे? वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत, इसका जवाब दिया है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत दिया हुआ है। वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत दिया हुआ है।
अगला आपका है विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। गुणात्मक, रचनात्मक, गुणात्मक है। वर्णनात्मक, गुणात्मक। नकारात्मक। विकास गुणात्मक होता है, एक लाइन किसी की है ये, तो गुणात्मक है ये। के अनुसार अपना माइक बंद कर लीजिए भाई, किसी के आवाज अगर आ रही है अपना माइक सही कर लीजिए। आवाज ना आए तो ठीक रहेगा, आवाज डिस्टर्ब करती है लोगों को भाई। चलिए, किसका निम्नलिखित में से कौन सा संबंध, किसका संबंध विकास से, विकास के सिद्धांत से है? विकास का सिद्धांत कौन सा इसमें है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, हमेशा विकास निरंतर चलने वाला, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। चलिए, यही सही सी वाला है, यही एक सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, इसमें विकास की दर समान नहीं होती है। पहला वाला सही है। पहला वाला सही है, पहला वाला सही है सर, पहला वाला निरंतर नहीं होती है, वाला नहीं। ये भाई ये लेकिन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, हाँ वही तो, ये ध्यान नहीं दिया, नहीं लिखा हुआ है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, चलती हुई प्रक्रिया निरंतर है ये। विकास की सभी अंतर क्रियाएं संबंधित नहीं है, संबंधित होती हैं। बिल्कुल सही, पहला वाला ही सही इसमें है। नहीं शब्द हमने ध्यान नहीं दिया। विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती, समान होते हैं। इसका जवाब क्या है? समान होते हैं। तो ये सही भी यही किया हुआ है, उसको ध्यान नहीं दिया हमने, नहीं शब्द नहीं ध्यान दिया हमने यहाँ पे, तो यही वाला सही है, पहला वाला ही। इस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। मानसिक विकास एकदम पूरा हो जाता है किस आयुकाल तक? सही है, 20 से 25 वर्ष। 10 से 20। देखिए, अभी एक फिल्म आई थी जिसका नाम है क्रिस। क्रिस देखिएगा, वहां पे उसमें उससे बच्चे से प्रश्न पूछता है, पादरी जो होता है, कहता है कि मतलब बुद्धि का विकास अधिकतम किस उम्र तक हो जाता है? तो जवाब क्या देता है, किसी को पता है? 19 ईयर्स ओल्ड कहता है वो, 19 ईयर्स ओल्ड सर। तो 19 वर्ष तक बालक का विकास क्या होता है? बौद्धिक विकास, मानसिक विकास पूरा हो जाता है। तो यहाँ देखिए, 19 वर्ष अगल बगल कोई है? 20। 15 से 20 देखिए यहाँ दिया, 15 से 20 कहाँ गया है? 15 से 20 यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। 10 से 20 10 से 20 दिया है, 10 से 20। 10 से 20 दिया हुआ है, तो 10 से 20 दिया, तो 10 से 20 को सही मान लीजिए। यही वाला सही किया, लेकिन यहाँ पर 15 से 20 दिया हुआ है। जवाब में जो जवाब दिया यहाँ पे है कि 15 जवाब यहाँ नहीं है, हमें लग रहा है कि 15 जवाब कट गया यहाँ से, 15 था यहाँ पे। आंसर में जो है, जो आंसर दिया हुआ है ये 15 से 20 दिया हुआ है। तो 15 से 20 वर्ष की उम्र में बालक का मानसिक विकास पूरी तरह से हो जाता है, मानसिक विकास पूरा हो जाता है उसका 15 से 20 वर्ष की उम्र में। चलिए, अंतिम प्रश्न देख लीजिए। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होती है, क्या संबंधित होती है? भावनाओं से, विचारों से, आचरण से, ये सभी क्या सही करेंगे? सभी होगा। ये सभी सही है। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाले होने चाहिए। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी, वही जवाब क्या प्रश्न क्या? शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी संतोषजनक, बेहतर, संतोषजनक, सार्थक। चलिए, हाँ बताइए क्या सही करेंगे इसमें? सार्थक होगा। इसका सार्थक होगा बेहतर। और सार्थक होगा सर, और लिखा है। सभी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण, बी वाला। बेहतर है, संतोषजनक है और सार्थक। सभी संबंधों के लिए महत्वपूर्ण, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण, सभी संबंधितों ऊपर बेहतर, संतोषजनक और सार्थक। डी सभी संबंधी, यही वाला सही किया है, इसका डी वाला सही किया हुआ है। हमें लग रहा है बेहतर, संतोषजनक और सार्थक सब मिला करके जो है
ए लिखा हुआ है ये। चलिए अंतिम देख लीजिए, अंतिम प्रश्न देख लीजिए कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास, किसका विकास करना, ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का, बुद्धिमत्ता का? व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व। चलिए सही जवाब आप लोगों का है। और प्रश्न यही तक समाप्त आज होता है, क्लास यही समाप्त होती है। भाई टेस्ट कल का कैसा रहा आप लोगों का? सर हम कैसे ओपन ही नहीं हो रहा था, हम तो ओपन कर रहे थे। देखिए जिसके मोबाइल का जो है जो ऐप आपका अटैचमेंट है, अगर पुराना हो गया होगा, अगर उसको अपडेट कर लीजिए, उसको अटैचमेंट ऐप को अपडेट जा कर लीजिए, अपडेट कर लेंगे तो सही हो जाएगा। वो ओपन ना होने के कारण यही था कि जिसका जो है एप्लीकेशन जो है वर्जन पुराना हो गया है, अपडेट नहीं बहुत दिनों से किया हुआ है, तो ये प्रश्न उत्तर वाला ऑप्शन पहले नहीं था। पहले ये जो इस जैसे ऑप्शन मैंने आपको दिया कल था, इस तरह का ऑप्शन पहले नहीं आता था। अब जो है नए वर्जन में उसने अब जो है कि मतलब टाइप करने वाला ऑप्शन दिया उसने, तो अपडेट कर लीजिए उसको। प्ले स्टोर में जाइए, वहां से उसको अपडेट कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाकर टीचमेंट लिखिए, वहां लिखेगा अपडेट, तो अपडेट कर लेंगे तो पूरा वो खुल जाएगा पूरी तरह से, तब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। चलिए क्लास आज यही समाप्त होती है। सभी लोगों को धन्यवाद अच्छा से जुड़ने के लिए।